बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 28 तारीख है और पीर की दोपहर है पाकिस्तान के अंदर। अभी तक की इम्पोर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो एक बड़ा ही दबंग फैसला है जिसमें कप्तान की बहुत बड़ी जीत हुई है, इमरान खान की बहुत बड़ी जीत हुई है। बहुत बड़ी हजीमत है इस वक्त उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इमरान खान के ऊपर 200 के करीब झूठे मुकदमात बनाए। आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने, जिसमें एक चीफ जस्टिस वहाँ के शामिल थे और दूसरे जस्टिस तरीन थे उसमें शामिल, उन्होंने एक बड़ा ही बेबाक, दबंग और कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया है जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा ख़तरनाक केस जो इमरान खान के ऊपर बनाया गया था उसे उड़ा के रख दिया है। उन्होंने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ये बड़ा बोल्ड फैसला किया है बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने। बदकिस्मती से और कोई हाई कोर्ट इमरान खान को अभी तक वो रिलीफ नहीं दे सकी जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मैं ये कहूँगा बबांगे दोहल ये जो है वो डिसीजन दिया है। इससे ये भी पता चलता है कि बलूचिस्तान के जजेज़ और बलूचिस्तान की अदालतें उतने रिमोट कंट्रोल के साथ कंट्रोल में नहीं हैं जितने बदकिस्मती से मुल्क के दूसरे हिस्सों की अदालतें हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है ये इमरान खान साहब के ऊपर गद्दारी और बगावत का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि उम्र कैद और सज़ाए मौत जैसी सज़ाएं होती हैं। बहुत ही ये संगीन मुकदमा दर्ज किया गया था। मकसद था इमरान खान साहब को पकड़ के बलूचिस्तान की जेलों के अंदर ख्वार करना। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज दबंग फैसले में इस मामले को उड़ाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ये पहली बात आपके सामने रखनी है। दूसरी बात आपके सामने रखनी है कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश किया गया है साइफर केस के अंदर, उस पर थोड़ी सी डेवलपमेंट आपको रखनी है। तीसरी बात आपको बताएंगे कि अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, उस वक़्त जस्टिस अतर मिनला साहब केस सुन रहे हैं इमरान खान साहब का, उनकी सज़ा की मौतली का, वहाँ पर क्या पैंथरे बदले जा रहे हैं। और आखिरी बात बिजली के बिलों के ऊपर करेंगे जो एक नासूर बन गया है हुकूमत के गले का, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसे फैसले किए हुए हैं जिसकी वजह से वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पहली बात की तरफ आते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है कि आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक बड़ा ही दबंग, दिलेराना और बहादुर फैसला दिया है जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब को एक गद्दारी और बगावत का, फ़ौज के ख़िलाफ़ गद्दारी और बगावत का उनके ऊपर पर्चा दर्ज किया गया था कि वो अदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जो है वो चीज़ें फैला रहे हैं, अदारों के ख़िलाफ़ लोगों को बगावत करने पे मजबूर कर रहे हैं। ये केस था, बड़ा ही संगीन केस दर्ज किया गया था। मकसद उम्र कैद, सज़ाए मौत, इस तरह की पनिशमेंट्स को ट्रैक करना था। और दूसरा मकसद ये भी था कि इमरान खान साहब को बलूचिस्तान की जेलों में ले जाकर ख्वार किया जाए। इस मकसद के लिए ये पर्चा दर्ज किया गया था और आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने नई तारीख रकम की है। उन्होंने साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़मानत नहीं ली इस केस के अंदर, बल्कि इस केस को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। उन्होंने इसमें से उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। उन्होंने इस केस को दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहें कि फ्रॉड, जाली और झूठ पर मबनी करार दे दिया है। इस केस को इस काबिल भी नहीं समझा। अमूमी तौर पर अगर केस में 5-10% भी कोई जान हो तो अदालतें उसे ट्रायल के लिए भेजती हैं। हाई कोर्ट कभी खुद फैसला नहीं देती, वो चाहती है कि ट्रायल के अंदर उसका फैसला हो। ट्रायल जज के सामने आप वो केस रखें जो डिफेंडेंट है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जैसे कि इस केस के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम है, वो ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश हों, वो अपनी सफाई दें, प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा पेश करे और अगर वो वाकई बेगुनाह हों तो छूट जाएं या गुनाहगार हों तो उन्हें सज़ा दे दी जाए। तो अगर 5, 10, 15, 20% भी कोई चांस हो मुकदमे के अंदर किसी किस्म की वज़न का, तो अदालतें कभी उसको क्वैश नहीं करती, कभी उस FIR को जो है वो मुअत्तल नहीं करती, कैंसिल नहीं करती। अदालतें, हाई कोर्ट जैसा फोरम तभी करता है जब उन्हें नज़र आए कि खुली बदमाशी हो रही है, ब्लेटेंट कानून की जो है वो वायलेशन हो रही है, तब वो उठा के ऐसे मुकदमात फेंकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड ज़रूर बताना चाहूँगा। ये जो अदारों के ख़िलाफ़, अदारों क्या, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत का ये केस बनाया जाता है, लफ्ज़ अदारे इस्तेमाल किया जाता है। मसलन आपने लोगों को सज़ा भी देनी है, लोगों पर पर्चे भी दर्ज करने हैं, लेकिन फ़ौज का नाम नहीं लेना। फ़ौज का नाम इस्तेमाल करके फ़ौज के प्रिटेक्स्ट के ऊपर आपने लोगों को गद्दारी और बगावत के सर्टिफिकेट भी देने हैं,
उनके ऊपर पर्चे भी दर्ज करने हैं, उन्हें जेलों में भी रखना है, उनको मारकुट भी करनी है। लेकिन जब उनका टाइटल की बारी आए, नाम लेने की बारी आए, तो अदारा कहना है, फौज नहीं कहना। ये समझ से बाहर है कि फ़ौज क्यों नहीं कहा जाता डायरेक्टली। जब आप मुकदमा इस प्रीटेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की है, तो अदारा क्यों कहते हैं? अदारा तो वापडा भी है, अदारा तो जो है वो नादरा भी है, अदारा तो PIA भी है, अदारे तो बहुत हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये आप अदारों के जो है वो बुक्कल में क्यों छुपते हैं? जब इल्ज़ाम फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत का है तो फिर खुल के कहिए कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत का इल्ज़ाम है, खुल के कहिए। मसला आपने लोगों को सज़ाएँ भी देनी है और दूसरी तरफ ये फाशिस्ट रजीम ने जो है वो इदारों के नाम के पीछे छुपना है। क्लियर बात नहीं करनी कि किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं। भले ये मामला सारा शुरू कहाँ से हुआ, ये आपके सामने सबसे पहले रखते हैं। 1857 के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चली। अंग्रेज़, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आई थी। चाय वाय और मसाला जात की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए वो तशरीफ़ लाए थे। वो एक कंपनी थी, ताजर थे जो वहाँ से आए थे। फिर आकर उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर अपना माल शाल रखने के लिए कुछ किले बनाने चाहिए, क्योंकि हमने अपना माल महफूज रखना है। तो उस वक़्त के कोई शहबाज शरीफ साहब जैसे जो हुक्मरान थे, वो उनके चक्कर में आ गए, उन्होंने उन्हें किले बनाने दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ़ौज बढ़ाते गए। एक लंबी स्टोरी है। बहरहाल ईस्ट इंडिया कंपनी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काबिज़ हो गई पूरे हिंदुस्तान के ऊपर। 1857 के अंदर उनके ख़िलाफ़ एक बगावत हुई। जंग आज़ादी भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंस की एक वॉर भी उसे कहा जाता है। ये पहली दफ़ा एक मरबूत कोशिश की गई थी हिंदुस्तान, लार्जर हिंदुस्तान, बर्रे सगीर आप कह लें के लोगों की तरफ से, कि वो उस टाइम के अंग्रेज़ राज से अपनी जान छुड़ाएं। जब 1857-58 की वो जो जंग आज़ादी थी बर्रे सगीर के अंदर, या मूवमेंट थी लार्जर इंडिया के अंदर, वो फेल हो गई। तो अंग्रेज़ ने उसके बाद कुछ कवानीन बनाए, अंग्रेज़ ने कुछ चेंजेस की, कुछ मुस्बत चेंजेस की, लेकिन ज़्यादातर मनफी चेंजेस की। उनमें जो मनफी चेंजेस की उसमें 124A जो इंडियन पिनल कोड आजकल इंडिया के अंदर है, IPC, पाकिस्तान के अंदर PPC है, पाकिस्तान पिनल कोड है, उनकी जो दफ़ात हैं 124A, 131, 122, 121, 120B, इस तरह की जो दफ़ात थी ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। फिर तकरीबन कुछ इनमें से इंट्रोड्यूस पहले थी लेकिन नाफज नहीं थी, कानून का हिस्सा उन्हें नहीं बनाया गया था, उन पर अमल दरामद अभी नहीं हो रहा था। तो 1857 की जब जंग आज़ादी फेल हो गई तो उसको तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश राज ने। 1857 की इस सारे प्रोसेस के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी असल में ख़त्म हो गई थी। फिर ब्रिटिश एम्पायर का प्रॉपर राज नाफिज कर दिया गया था हिंदुस्तान के अंदर। तो उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ख़त्म हो गया था, प्रॉपरली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था आके। तो बहरहाल जब ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने प्रियम्प्ट करने के लिए कि अब तो हो गया 1857 में, दोबारा कोई ऐसी मूवमेंट ना हो, दोबारा लोग आज़ादी ना मांगे, दोबारा लोग इस साम्राज्य या ये जो उन्हें कॉलोनी बनाया हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है ब्रिटिशर्स ने आके, इसके खिलाफ हिंदुस्तान के लोग दोबारा खड़े ना हों, इसके लिए कुछ नए कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसमें ये म्यूटनी और बगावत और सेडेशन, इस तरह के तमाम जो है वो जराइम इंट्रोड्यूस कराए गए और उनकी सज़ाएँ उम्र कैद से सज़ाए मौत तक उनमें रखी गई, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया 124A, 120, 120B, 122, 131, 54A, इस तरीके की तमाम दफ़ात इंट्रोड्यूस करवाई गई। मकसद अंग्रेज़ का ये था कि जो 1857 में बर्रे सगीर लार्जर इंडिया के अंदर लोगों ने एक मुठ होकर हमला कर दिया था आज़ादी लेने के लिए, उसको बचाने के लिए जो जो शख्स आज़ाद सोच रखता हो और बोलता हो उनके ऊपर इन दफ़ात के तहत पर्चा दर्ज कर दिया जाए, फिर उन्हें उम्र कैद या सज़ाए मौत दी जाए और उसके बाद सन्नाटा हो जाएगा, शांति हो जाएगी, लोग डरना शुरू हो जाएंगे और लोग इन मौज़ूआत के ऊपर, आज़ादी के ऊपर बात करना बंद कर देंगे। जब लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहेंगे, बात नहीं करेंगे और हम उसे सेडेशन और म्यूटनी के नाम देंगे तो लोग डर जाएंगे। उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई ऐसी अपराइज ही नहीं होगी, कोई ऐसी मूवमेंट ही नहीं होगी, कोई आज़ादी की बात ही नहीं होगी। तो ये अंग्रेज़ बहादुर ने ये कवानीन बनाए। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि अंग्रेज़ में इंसानियत थी, हालांकि वो गासिब था, हालांकि वो हमारे ऊपर आका बन के बैठा था, हमें ग़ुलाम बनाए रखा था, लेकिन फिर भी उनके अंदर इंसानियत थी। ईस्ट इंडिया
कंपनी के अंदर इंसानियत थी। आज की कंपनी के अंदर शायद अब थोड़ा सा इंसानी साइड भी थोड़ी सी कम हो गई है। उन्होंने एक काम ज़रूर किया, उन्होंने एक इसी में जब सीपीसी के अंदर ये कवानीन, या उस वक्त आईपीसी के अंदर, उस वक्त तो इंडिया ही था, आईपीसी के अंदर जब ये कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए तो उसके साथ साथ उन्होंने सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर था उसके अंदर उन्होंने 196 का एक एडिशन भी किया। 196 ये कहता है कि ऐसे तमाम जराइम जो रियासत के ख़िलाफ़ होते हों, मसला अगर किसी ने चोरी की है, डकैती की है, कत्ल किया है, रेप किया है, फ्रॉड किया है, ये तो आम केसेस हैं, इसमें पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है और कार्रवाई शुरू कर सकती है। लेकिन बगावत, गद्दारी, ये तमाम जराइम रियासत के ख़िलाफ़ होते हैं। इवन मज़हब की तौहीन भी, ये भी रियासत के ख़िलाफ़ जराइम हैं। आम आदमी इनका ना तो पर्चा दर्ज करवा सकता है और ना ही पुलिस आम तरीके से इसका पर्चा दर्ज करके उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है, बल्कि इसका एक मरवजा तरीका बताया गया सीआरपीसी 196 के अंदर कि किस तरीके से इन जराइम के ऊपर कार्रवाई करनी है। क्योंकि अंग्रेज़ में इंसानियत थी, वो इसको बुरे तरीके से इस्तेमाल तो करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इंसानी लिमिट्स थी, फिर भी कहीं ना कहीं रुकना चाहते थे। तो 196 के अंदर आपको हाईएस्ट फोरम से पहले परमिशन लेना पड़ती है, फिर मुकदमे दर्ज होते हैं और सिर्फ सरकार आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकती है, क्योंकि सरकार के खिलाफ ऑफेंस होता है, जुर्म ये होता है, आम आदमी नहीं कर सकता। अब हमारे यहाँ इंसानियत भी नहीं रही और गोरा साहब भी नहीं रहे। अब ब्राउन साहब आ गए, इंसानियत गोरा साहब साथ ले गए। तो अब जो हमारे ऊपर सारे गद्दारी और बगावत के केसेस दर्ज हुए, सबसे पहले मेरे और अरशद, वैसे तो ये हिस्ट्री में गांधी पर भी हुए, ये सारे लोगों के ऊपर हुए, हबीब जालिब पर भी हुए, फैज़ अहमद फैज़ पर भी हुए, सारे लोगों पर ये होते गए। लेकिन अभी के रिसेंटली ये काम शुरू हुआ, अरशद शरीफ के ऊपर ये पर्चे होना शुरू हुए। उसके बाद मुझे भी इन्हीं केसेस के अंदर गद्दारी और बगावत के अंदर उठाया गया था। अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा, फिर उसे शहीद कर दिया गया इसी प्रिटेक्स्ट के अंदर, आप सबको इस बात का पता है। इन तमाम, और फिर खान साहब के ऊपर भी यही पर्चा दिया गया। इन तमाम मुकदमात के अंदर प्राइवेट सिटीजन कंप्लेनेंट बना। कभी कोई नाई बाल काट रहा था और उठ के उसने 124 का, 120 का, 122 का, 54A का, 131 का, ऐसे जराइम जो आम आदमी जिनका पर्चा दर्ज करवा ही नहीं सकता, सिर्फ रियासत दर्ज करवा सकती है, उन जराइम के अंदर किसी नाई ने, किसी मोची ने, किसी धोबी ने, किसी दलाल ने उठ के वो पर्चे दर्ज करवाए, और जिनमें हमारा हीरे जैसा अरशद शरीफ जो है वो बाद में शहीद हुआ, हमें जेलें काटनी पड़ी, इमरान खान साहब के ऊपर वो पर्चे हुए। तो अंग्रेज़ साथ लगता है इंसानियत भी ले गए थे। सीआरपीसी 196 को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया, जो एक ढक्कन रखा गया था इन केसेस के ऊपर। आल्दो कि ये एक मैं यही कहूँगा जालमाना कवानीन बनाए थे अंग्रेज़ ने, ये ऐसे कवानीन बनाए थे जो गुलामों के लिए बनाए थे, दबाने के लिए बनाए थे, उसके बावजूद उनमें इंसानियत थी। उन्होंने सीआरपीसी 196 का ढक्कन, लिड इसके ऊपर रखा था कि आप इसको बदमाशी में बग़ैर हाईएस्ट फोरम की परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो अजीब ही मामला है। मेरे पे एक पर्चा एक नाई ने करवाया था और एक सिलेंडर बेचने वाले ने करवाया था, और भी मुतअद्दिद पर्चे थे, 2 दर्जन के करीब थे, लेकिन ये 2 तो मुझे याद हैं कि एक गैस के सिलेंडर बेचता था और एक नाई हजाम था जो बाल काटता था। उन्होंने उठ के कहा कि जी ये गिल साहब ने बगावत और जो है वो गद्दारी कर दी है, इन पर मुकदमा दर्ज हो जाए। बिल्कुल कतन कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन क्योंकि साहब बहादुर ने ये पर्चा दर्ज करवाना था, आई हुई थी ये बात, तो कर दिया गया। इसी तरह का बगावत और गद्दारी का पर्चा अरशद पर, मेरे पे, खाबर घुम्मन पर, अदील राजा पर, इन सलमान साहब जो ARY के हैं, अमाद यूसुफ हैं, इन सब पर इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें मैं उठा लिया गया। इसी तरह का एक पर्चा जो है वो कराची के अंदर उसी रात को हुआ, जिसमें अमाद यूसुफ साहब को उठा लिया गया। अरशद साहब बाहर चले गए, मैंने जैसे बताया, बाद में वो शहीद हो गए। वो सारा इसी एक केस के अंदर सब कुछ हुआ था। और बाद में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट में, जिसमें 2 आला तरीन अफसरान ने लिखा था, उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर लिखा कि स्टार गेट के ऊपर जो ISI का दफ्तर था, उसमें बैठकर ये मीटिंग हुई। जो कराची का मुकदमा दर्ज किया गया, वो उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में क्लियरली लिखा गया कि वो एजेंसीज़ के कहने के ऊपर की गई, और किसी किस्म की इजाज़त, ये SHO बयान दे रहा है मेमन गोट का, वो कह रहा है कि किसी किस्म की हमने इजाज़त नहीं ली। और SHO मेमन गोट कहता है, मैंने पॉइंट आउट भी किया
कि इजाज़त लेना इन मुकदमात में ज़रूरी है, लेकिन कहा गया कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुकदमा दर्ज कर दें। तो कहने की बात यह है आपको कि पाकिस्तान के अंदर इन कवानीन को बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया गया अपने ही लोगों के ऊपर। हालांकि ये बनाए अंग्रेज़ ने थे, जो आका था और हम गुलाम थे, गुलामों को दबाने के लिए बनाए थे। और अब शायद हम गुलाम हैं, अब शायद आका कोई और है और हमें गुलाम समझ के हमें दबाने के लिए यही दफात जो अंग्रेज़ गुलामों को दबाने के लिए इस्तेमाल करता था वो की गई। लेकिन अंग्रेज़ में कम अज़ कम ये तमीज़ थी कि वो नाई, धोबी, मोची, बाल काटने वाले या किसी और से नहीं करवाता था, रियासत करवाती थी वो मुकदमात। अगर ज़रूरत होती थी 196 CRPC को इस्तेमाल किया जाता था। अब तो कोई चक्कर ही नहीं था। तो आज हाई कोर्ट ने इसी प्रिटेक्स्ट के ऊपर उठाकर मुकदमा बाहर मारा कि एक प्राइवेट सिटीजन साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ गद्दारी और बगावत का केस कैसे दर्ज करवा सकता है, जबकि लॉ बहुत क्लियर है कि इसमें CRPC 196 फॉलो होना है, जिसके मुताबिक प्रियोर परमिशन ली जानी है और सरकार ये मुकदमा दर्ज करवा सकती है। बड़ी बड़ी मूव है, बोल्ड फैसला है। सलाम पेश करता हूं मैं ऐसे जजेस को जिन्होंने ये फैसला दिया है। ये बड़ा बड़ा फैसला है और मैं एक पंजाबी होने के नाते ये बड़ी शर्मिंदगी से कहूँगा माफ़ कीजिएगा कि शायद इमरान खान साहब को कोई पंजाबी अदालत इस तरह का रिलीफ नहीं दे सकी जो बलूचिस्तान की हाई कोर्ट ने दिया है। मैं उनकी सताइश करता हूं। इंशाल्लाह जो दूसरे टॉपिक्स मैंने आपके सामने रखे हैं वो अगले वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिनके अंदर एक बात जाते जाते कर दूं कि जब हम ये रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं उस वक्त खान साहब की जो सज़ा है उसकी मुअत्तली का केस चल रहा है। अमजद परवेज़ मलिक जो हैं वो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपने दलाइल दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको लटकाने की, और कह रहे हैं कि हमने पहले स्टेट को फ्रीक नहीं बनाया, हम बनाना चाहते हैं ताकि एक तारीख और पड़ जाए। आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के आज के रिमार्क्स तो यही हैं कि आज ही फैसला करेंगे और अभी तक के रिमार्क्स तो पॉजिटिव हैं। देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। इमरान खान को फिर एक झूठे जाली 2 नंबर केस के अंदर मजीद जेल के अंदर रखा जाता है या आज उन्हें इंसाफ मिलता है। जैसी डेवलपमेंट हुई आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।